मेरे मित्र ऋषिकेश सुलभ, जो हमारे समय के, हमारी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, कॉलमिस्ट, रंगमंच के विशेषज्ञ और आलोचक हैं। इन्हें कथाक्रम सम्मान से विभूषित किए जाने के अवसर पर आज यहाँ उनके साथ होना मेरे लिए बहुत खुशी, फख्र और सुकून का विषय है। मुझे उनकी शख्सियत और कृतित्व के बारे में कुछ शब्द कहने हैं। उनकी शख्सियत और कृतित्व ये कुल मिलाकर इतना बड़ा विषय है कि ये तय करना मेरे लिए आसान नहीं है कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं। जहां तक उनके रचना कर्म का, कृतित्व का प्रश्न है, वो आपके बचपन से ही शुरू होकर अभी तक लगातार जारी है। अनेक दशकों और कितनी ही पत्र पत्रिकाओं में, दूसरे माध्यमों में फैला हुआ वो बहुत विशद, विस्तृत है, जिसे एक छोटे वक्तव्य में समेटना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। कुछ ना कुछ छूटेगा ही। वसंत के हत्यारे, वध स्थल से छलांग, हलंत, पत्थरकट और बंधा है काल, उनके बहुपठित सुपरिचित कथा संग्रह हैं। अग्निदीप अब से 2-3 वर्ष पहले और दाता पीर इसी साल प्रकाशित उनके चर्चित समादृत उपन्यास थे। नाटकों में आप भिखारी ठाकुर द्वारा प्रचलित की गई विदेशिया शैली को आधुनिक रंगमंच में प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। आपका नाटक बटोही इसी शैली में एनएसडी और दूसरी जगहों पर मंचित किया जा चुका है। अमली और धरती आबा आपके अन्य नाटक हैं। मैला आंचल का आपके द्वारा किया गया नाट्य रूपांतरण बहुत सराहा गया है। और इसी तरह शूद्रक के मृच्छकटिकम की पुनर्रचना भी। रंगमंच का जनतंत्र और रंग अरंग आपके नाट्य चिंतन की किताबें हैं। कथादेश और लोकायत में नियमित रूप से रंगमंच पर आपके लेख प्रकाशित होते हैं। सुलभ जी के बारे में ये सब जानकारियां आप सबको, साहित्य के पाठकों को पहले से मालूम है। कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो मुझसे छूटा भी होगा। जो छूट गया है वो अब तो गूगल पर सिर्फ एक क्लिक से जाना जा सकता है। यह सब और भी बहुत कुछ। क्या इसमें मैं अपनी ओर से कुछ जोड़ सकता हूं? जी हाँ, मुझे कुछ और भी कहना है। इसलिए कि इनकी किताबों और कामों और रचनाओं की सूची से इनका परिचय तो मिलता है, लेकिन अधूरा। इनसे मेरी मित्रता बहुत पुरानी नहीं, लेकिन 2-3 दशक तो पुरानी है ही। इसलिए शायद उससे कुछ अधिक जानता हूं जितना सिर्फ किताबों की सूची से या गूगल से जाना जा सकता है। गूगल बताता है कि ये एक लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, नाट्यालोचक और रंग विशेषज्ञ हैं, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूं कि इन सब के साथ ये लेखन कला के एक गहरे रहस्य के जानकार भी हैं। ये एक ऐसी बात है जो शायद सब लेखकों के बारे में नहीं कही जा सकती, और जो जानते हैं वो भी उसे हमेशा याद नहीं रख पाते। लेखक का भाषा से एक अटूट नाता होता है। वो हर समय शब्दों और वाक्यों के साथ रहता है और ख्वाबों में, कल्पनाओं में, ख्यालों में भी लाइनें दुरुस्त करता, कॉमा और फुल स्टॉप इधर उधर खिसकाता रहता है। घर से कुछ और लेने निकलता है, मगर कुछ शब्द लेकर चला आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शब्द या वाक्य खो जाते हैं, और तब वो उस बच्चे की तरह उदास भी होता है जिसका कुछ कीमती छिन गया।
फिर भी लेखन का अर्थ सिर्फ सुंदर, परिष्कृत, अलंकृत, चमकीले वाक्य बना लेना नहीं होता। लेखन का अर्थ किसी किस्म की कतबेदारी या भाषा की मीनाकारी या अलंकरणों का अंबार लगाना नहीं होता। और न लेखक होने का अर्थ एक शब्द मशीन होना है। ऐसा होता तो लिखना कितना आसान होता। अगर रचना में कोई पक्ष, नजरिया, तकलीफ या कोई आश्वासन, भरोसा या उम्मीद या सपना नहीं, न्याय बोध नहीं, तो वो सिर्फ रचनाभास है। हाँ, इन सबका नाटक नहीं, सिर्फ एक अदा या मुद्रा नहीं, परफॉर्मेंस नहीं, एक वास्तविक तकलीफ, कोई असली सपना, एक खरा न्यायबोध। दूसरे शब्दों में, रचना में मायने, रचना का सत्य गुम हो तो कोरे शब्द कितने ही सुंदर, परिष्कृत, अलंकृत क्यों ना हो, बेजान, दिखावटी, फरेबी और असहनीय जान पड़ सकते हैं। एक रंगीन लिफाफा जिसमें से चिट्ठी गायब हो। शायद आपको लगे कि जो साधारण पुरानी बात है, बेशक, फिर भी मैं इसे दोहराना चाहता हूं, एक जिद की तरह उसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देखता हूं कि हमारे समय में अब ऐसी लिफाफिया रचनाओं का अंबार लग रहा है। वो स्वीकृत और समादृत भी हो रही है। ये ऐसा समय है जब साहित्य, कला और विचार की दुनिया में सब जगह तमाम मायनों को, वे मायने जो हमें प्रिय हैं, उन्हें उलट दिए जाने की और नई, आकर्षक दिखती मगर भरमाने और छलने वाली नई धारणाएं और मूल्य दृष्टियां स्वीकृत और प्रचलित कराने की चेष्टा की जा रही है, सचेत रूप से। और ये सारा उपक्रम सत्ता के अनुमोदन से भी हो रहा है। ऐसे में पुरानी और साधारण बातों को भी दोहराना कई बार जरूरी होता है। लिखने का या लेखन कला का रहस्य ये जानने में है कि लफ्जों में मायने कैसे फूंके जाते हैं, वो कहां से आते हैं। ये रहस्य मेरे इस दोस्त की मुट्ठी में। लेखक जो लिखना चाहता है, उसका एक धुंधला छायाभास उसके भीतर हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन उसे लिखना, सचमुच लिखना, अकेलेपन की चीज है, एक एकाकी कर्म। लेखक का ये अकेलापन, उसका सृजनात्मक अकेलापन उसके लिए बहुत कीमती होता है, जिसे वो किसी दोयम या क्षुद्र या नाकारा चीज से बदलना नहीं चाहता। लिखने के पलों में उसे भीतर अपने अंतर में जाना होता है। सृजन की अनिर्वचनीय खुशी और उसके तनावों, डरों, उदासियों के बीच, बिना किसी के सहयोग या साझेदारी के। बहुत से ऐसे लेखक भी हैं जो दुनिया से स्थायी रूप से नाता तोड़कर उसके शोर शराबे से दूर और उसकी ओर पीठ किए हमेशा किसी अंदरूनी गुहा या खोह या कंदरा में कैद रहते हैं, एक चलता फिरता कैद खाना होते हैं। मेरा आशय उनसे नहीं है। यह भीतर जाना जिसका मैंने जिक्र किया, उससे अलग है। इसमें लेखक के लिए तमाम खुशियां, यहाँ तक कि नशा और उन्माद भी होते हैं, मगर इसकी अपनी अनिश्चितताएं, नादानियां, बेतरतीबियां भी होती हैं, निराशाएं और मुफलिसी होती है। रूह हमेशा उड़ान नहीं भरती, कभी वो थम जाती है, एक घायल पक्षी की तरह जमीन पर आ गिरती है। ऐसे भी पल आते हैं जब अंदर के उस सृजनात्मक एकांत का दरवाजा बंद हो जाता है। खटखटाते रहो, क्रोध या बेबसी के एहसास से भरे रहो, वो नहीं खुलता।
ऐसे ही पलों में काम आता है लेखन कला का वो रहस्य या भेद जो दरअसल कोई रहस्य नहीं, हमारे पूर्वज लेखकों ने बार बार बताया है कि भीतर जाने का रास्ता बाहर से गुजर कर जाता है। ऋषिकेश जी बखूबी जानते हैं कि भीतर के खालीपन की खुदाई करते रहने से खालीपन नहीं भरता, वो और बड़ा हो जाता है। उसे सिर्फ एक बाह्य विराटता से भरा जा सकता है, अपने आप से बाहर आकर। ऋषिकेश जी जानते हैं कि लफ्जों में मायने कहां से आते हैं, उनका स्रोत क्या है। एक ही अक्षय स्रोत है और वो है लोग या जन या इंसान, और उनमें लेखक की एक अटूट निष्ठा। वे अपने आप से और अपने वर्ग से भी बाहर आकर बार बार लोगों के बीच, दुनिया के शोरगुल में, वहां के धूल धुएं और कोहरे के बीच लौटते और उनसे अपने रिश्ते को नवीकृत करते, रागात्मक संवेदनात्मक ऊर्जा अर्जित करते हैं, भावों का पुनराविष्कार करते हैं। और ये सब एक बाहरी प्रेक्षक की तरह नहीं, एक तमाशबीन बनकर नहीं, सिर्फ कुतूहल के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि अपने और उनके, या कहें भीतर और बाहर की दीवार गिराकर। तभी अग्निलीक जैसा उपन्यास रचा जाता है, जो ये जानने समझने के लिए कि रेणु जी के मैला आंचल से आज हम कितनी दूर चले आए हैं, अगर हम ये जानना समझना चाहें तो उसके लिए वो एक अपरिहार्य किताब है। इनका नया उपन्यास दाता पीर आप सबने पढ़ा होगा, जो पटना के पीर मुहानी में, जहां उपन्यास के ही शब्दों में सड़क मृदंग की तरह और गलियां झांझ की तरह बजती हैं, रहने वाली कब्रिस्तान की मुजाविर रसीदन के परिवार की कथा है, और जिसमें अमीना, चुन्नी, साबिर, फजलू और अली बख्श, मदीहा बानो, समदू फकीर, कितने ही पात्रों की कहानियां, हर पात्र की 2-3 पीढ़ियों में फैली हुई कहानियां गुथी हुई हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य जहां अलग अलग नहीं, अंतर्गुम्फित हैं। उपन्यास पढ़ते हुए किसी भी सजग पाठक से ये ओझल नहीं रह सकता कि ये तमाम पात्र सिर्फ कल्पना की उपज नहीं, और लेखक का उनसे एक गहरा नाता है। हर कहानी के पीछे उनसे मिलने जुलने, उठने बैठने, गुफ्तगू, नशिस्त व बर्खास्त का सुलूक और आपसदारी का एक तवील सिलसिला है। ये तमाम कहानियां पीर मुहानी के कब्रिस्तान के इर्द गिर्द घटित होती हैं। यहाँ जिंदगी को टेढ़े बेड़े अंधेरे रास्तों में खुद मौत रोशनी दिखाती है। जिंदगी जैसे यहाँ मौत की पनाह में है। कोहरे से ढकी कुपित काल रात्रियों में पेड़ खामोश स्तब्ध खड़े रहते हैं, और ये कहानियां पात्रों के आकुल हृदयों में करवटें लेती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे उस कब्रिस्तान में पूरी तरह या अंतिम रूप से दफना दिए जाने के एक पल पहले लेखक ने इन कहानियों को ताबूत से खींच कर निकाला और फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उन्हें पुनर्जीवन दिया। अगर इन कहानियों को अभी न लिखा जाता तो शायद उनका लिखा जाना कभी मुमकिन ना होता। कला या साहित्य की दुनिया में ये हुनर, मौत के जबड़े से कहानियों को छीन लाने का ये गैर मामूली हुनर, ये भी सबके पास नहीं होता। कमोबेश यही बात, यह एक बात और भी तमाम मैं उनकी अन्य रचनाओं अग्निलीक और बटोही और धरती आबा के, या इनकी कहानियों के पात्रों के हवाले से भी कह सकता हूं, लेकिन हर कृति की विवेचना इतना ही वक्त ले लेगी
इतना वक्त शायद हमारे पास नहीं है और बहुत सारी बातें फिर बदले हुए शब्दों में दोहराई जाएंगी। एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इनसे अनगिनत मुलाकातें मेरी हुई हैं, इसके बावजूद हर नई मुलाकात में कुछ ना कुछ ऐसा जानने को मिलता है जो मुझे चकित करता है। इनकी शख्सियत के अनेक आयाम हैं जिसकी वजह से इनमें एक दिलचस्प अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एक अपूर्वानुमेयता है। मैं यही बात इनकी किताबों के बारे में भी कह सकता हूँ। हर नई किताब सिर्फ एक नई दुनिया, नया यथार्थ, नया अनुभव जगत नहीं, वो एक अलग तरीके का गद्य विन्यास और एक अलग तरह की संवेदना भी है। जब अग्निलीक पढ़ा तो पहली बार बिहार के, बल्कि बिहार यूपी बॉर्डर के एक सुदूर अंचल के धड़कते बल्कि धधकते लोमहर्षक यथार्थ से परिचय के अलावा इनके प्रबल प्रकृति प्रेम का पता चला। उस उपन्यास को अपनी, जिन्होंने पढ़ा होगा, अपनी स्मृति में यदि उसको लाएं तो याद आएगा कि उसमें उन अंशों में जहां घाघरा नदी के और देवली और मनरौली के दिनों रात्रियों, सुबहों शामों और आते जाते मौसमों के चित्र और विवरण हैं, वहां हम छिटके खड़े रह जाते हैं। वो इतने मोहक हैं कि उन अंशों को एक से अधिक बार पढ़कर ही हम आगे बढ़ पाते हैं। दाता पीर उपन्यास में बहुत सारे पात्र, एक पूरा खानदान शहनाई नवाजों का है। यह उपन्यास पढ़ने पर पहली बार इनके संगीत प्रेम और संगीत के बारे में जानकारियों के खजाने की एक झलक मिली। इन सब पक्षों पर इतनी ही लंबी टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन वक्त की कमी के कारण सिर्फ इनका जिक्र कर यहां छोड़ना होगा। अंतिम बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि हिंदी में एक या दो पीढ़ी पहले की मन्नू जी, कृष्णा जी, उषा प्रियंवदा जैसी सीनियर लेखिकाओं ने जो रास्ते खोले, उसके नतीजे में या उसके आगे की कड़ी के रूप में यह हिंदी में स्त्री रचनाशीलता के उभार का एक अभूतपूर्व और उत्साहवर्धक समय है। पुराने वक्तों की पराश्रयी सुशीतल स्त्रियां अब कहानियों से विदा ले चुकी हैं। अब उनसे अलग एक सचेत जागृत स्त्रीत्व से हमारा सामना है, स्वचेतन, सेल्फ कॉन्फिडेंट और आत्मबोध युक्त। कहना यह चाहता हूं कि हमारे समय में ये जो नया रचा जा रहा है, इसमें सुलभ जी के उपन्यासों की स्त्रियां भी अपनी तरह से शामिल हैं। रसीदन, अमीना, जसोदा, रेशमा कलवारिन, मुन्नी बी, गुलबानो और रेवती, अधिकतर वे निम्न वर्ग की महिलाएं हैं। दुखों और मुसीबतों से जर्जर, मुश्किल से मुश्किल हालात में, भीषणतम मुसीबतों में भी जिस तरह बिना टूटे, बिना बिखरे, बिना कातर या हताश हुए, बल्कि अपने डर और हताशा को ही ताकत में बदलते हुए आगे बढ़ती और अपनी तरह से स्त्रीत्व की नई परिभाषा लिखती हैं, वो अपने में तवज्जो का गंभीर अध्ययन का विषय है। ये कुछ बातें थी, बातें बहुत हैं, बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपने को यही रोकना चाहता हूं।